आई एम जाहिद गुजार और आप इस वक्त फिजिक्स के वेक्टर फिजिक्स चैनल पे हैं। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जरूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। तो हम मैग्नेटिज्म और मैटर के लेक्चर नंबर 4 में हैं। तो पहले 3 लेक्चर्स में हमने देखा कि जो पहला लेक्चर जो है बेसिक लेक्चर जो हमने दिया था उसमें हमने देखा था कि मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट बाय ए करंट लूप या करंट लूप एक्ट्स एज ए मैग्नेटिक डायपोल। और इसके बाद हमने देखा कि टेरेस्ट्रियल मैग्नेटिज्म और इसके बाद लेक्चर नंबर 3 में हमने देखा कि एलिमेंट्स ऑफ टेरेस्ट्रियल मैग्नेटिज्म। आज जो हमारा है टॉपिक है दैट इज मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन और एटम। मीन्स कि अगर हम एटॉमिक स्केल पे बात करेंगे, अगर हम एटॉमिक फिजिक्स में बात करेंगे तो जो हमारे पास जो छोटे पार्टिकल, स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो हमारे पास हैं, अगर हम मॉलिक्यूलर फिजिक्स की बात करें या मॉलिक्यूलर लेवल पे अगर हम देखेंगे दे आर द मॉलिक्यूल्स। और अगर हम उससे नीचे वाले लेवल पे जाएंगे तो हमारे पास एटम्स हैं। और अगर हम उससे भी नीचे यानी अगर हम एटम्स के अंदर भी जाएंगे तो वहां पे हम देखते हैं कि देयर आर द फंडामेंटल पार्टिकल्स। और वो फंडामेंटल पार्टिकल्स क्या है? दे आर द इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। अमंग ऑल दीज फंडामेंटल पार्टिकल्स कि इन तमाम में हम देखते हैं, इन 3 में हम देखते हैं कि 2 के पास एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है एंड दैट इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी इज अ चार्ज। और उसके बाद हम देखते हैं कि जहां पे भी चार्ज होता है, अगर चार्ज मूव करेगा तो देयर इज करंट। अब मोबिलिटी किसके पास ज्यादा होती है? वो इलेक्ट्रॉन के पास ज्यादा होती है, प्रोटॉन के पास नहीं होती है, कम होती है, क्योंकि प्रोटॉन के पास मास ज्यादा होता है इसलिए उसकी मोबिलिटी कम होती है। और हम कहते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन मूव करता है वेरी फास्ट कंपेयर टू द प्रोटॉन, इसलिए हम मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को ही हम लेते हैं। तो जहां पे भी इलेक्ट्रॉन मूव करेगा वहां पे हम कहते हैं कि देयर इज करंट, और जहां पे करंट होती है तो वहां पे हम कहते हैं देयर इज मैग्नेटिज्म। क्योंकि हमने एक प्रिंसिपल पढ़ा है, उस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग हम कहते हैं कि व्हेन देयर इज द मोशन ऑफ द चार्जेड पार्टिकल्स देयर इज करंट एंड व्हेन देयर इज करंट देयर इज मैग्नेटिज्म। वहां पे मैग्नेटिक फील्ड होता है या वहां पे मैग्नेटिज्म होता है। और इसी प्रिंसिपल में हम कहते हैं कि अब ये जरूरी नहीं है कि हमेशा जो हमारा इलेक्ट्रॉन हो उस इलेक्ट्रॉन को हम मूव कराए बाय यूजिंग द पोटेंशियल डिफरेंस, नहीं, बल्कि हम देखते हैं कि जब हम एटम लेते हैं तो एटम में जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के चारों तरफ मूव करते हैं कौन? इलेक्ट्रॉन्स। तो अगर वो इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं तो मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या इन इलेक्ट्रॉन्स के पास चार्ज होता है, द मोशन ऑफ चार्जेस कॉन्स्टिट्यूट्स करंट। और अगर वहां पे करंट होती है, क्या वहां पे मैग्नेटिज्म होगा? तो इस लेक्चर में हम वही चीज देखेंगे कि क्या वहां पे मैग्नेटिज्म होता है, और अगर मैग्नेटिज्म होता है तो वहां पे मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का वैल्यू किसके बराबर होता है। तो अगर वहां पे मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट आ गई, इसका मतलब है कि एटॉमिक स्केल पे यानी जो हमारा रूट काज मैग्नेटिज्म का बन जाएगा वो बन जाएगा ऑर्बिटिंग इलेक्ट्रॉन। तो अगर इलेक्ट्रॉन हर एक चीज में आप प्रेजेंट होते हैं, मीन्स कि अगर इलेक्ट्रॉन के पास मैग्नेटिज्म होता है तो इलेक्ट्रॉन से बनते हैं एटम्स, उनके पास भी क्या होगा? मैग्नेटिज्म। और उनको कंबाइन करके बनते हैं क्या? मॉलिक्यूल्स, मीन्स कि उनके पास भी क्या होगा? मैग्नेटिज्म। और अगर हम इन्हीं मॉलिक्यूल्स को जोड़ जोड़ के जाएंगे तो जो हमारे पास जो अर्थ है, अर्थ के पास भी क्या होगा? मैग्नेटिज्म। और मीन्स कि यूनिवर्स के पास भी क्या होगा? मैग्नेटिज्म। तो जब हम एक हायर लेवल पे या एक हाई स्केल पे जब हम देखते हैं, बड़ी वाली स्केल पे देखते हैं, बिगर स्केल पे जब हम देखते हैं तो वहां पे हमको यूनिवर्स मिलता है, मीन्स यूनिवर्स के पास भी क्या होगा? मैग्नेटिज्म होगा। और प्लैनेट्स के पास भी क्या होगा? मैग्नेटिज्म होगा। और जब हम स्मॉलेस्ट स्केल पे जाते हैं तो हमें जो एटम मिलता है, एटम के पास भी क्या होगा? मैग्नेटिज्म। और उस मैग्नेटिज्म का काज क्या है? रूट काज क्या है? रूट काज उसका क्या है? ऑर्बिटिंग इलेक्ट्रॉन। ये समझ में आ गया? अब ये जो ऑर्बिटिंग इलेक्ट्रॉन है, इसी इलेक्ट्रॉन के पास या इस इलेक्ट्रॉन के पास कितनी मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट होती है, इस लेक्चर में हम उसी को कैलकुलेट कर देंगे। समझ में आ रहा है? तो मैं यहां से कंसीडर करता हूं कि एक इलेक्ट्रॉन हमने लिया है, फॉर एग्जाम्पल एक इलेक्ट्रॉन को हमने लिया है और वो इलेक्ट्रॉन जो है वो अपने ऑर्बिट में मूव करता है। फॉर एग्जाम्पल ये मान लो कि दिस इज द ऑर्बिट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। और अगर ये ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन का है, मीन्स कि यहां पे न्यूक्लियस होगा और न्यूक्लियस के चारों तरफ ये इलेक्ट्रॉन क्या लगाता है? चक्कर लगाता है, ये मूव करता है इसके अराउंड। अब अगर मान लो कि ये इलेक्ट्रॉन जो है, इस इलेक्ट्रॉन को मैंने ऐसे लिया है कि ये इस डायरेक्शन में मूव करता है, तो कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ द करंट इलेक्ट्रॉन के अपोजिट में होती है। यानी अगर इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव करेगा तो हम जो डायरेक्शन ऑफ द करंट लेंगे वो हम ये नहीं लेंगे बल्कि इसके अपोजिट लेंगे।
तो अगर ये एंटी क्लॉकवाइज मूव करता है तो क्लॉकवाइज विल बी द डायरेक्शन ऑफ द करंट, क्योंकि कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ करंट हम देते हैं। तो अगर ये इलेक्ट्रॉन यहां से ऐसे जाता है, फॉर एग्जाम्पल ये मान लो ये इलेक्ट्रॉन ऐसे जाता है, अगर मैं इलेक्ट्रॉन की अब डायरेक्शन ये लूं आपके लिए थोड़ा सा इसको इजी करने के लिए, तो मान लो कि मैं इस पॉइंट पे बैठा हूं, यहां पे मैं बैठा हूं और ये इलेक्ट्रॉन यहां से ऐसे आ रहा है, एक ही इलेक्ट्रॉन को मैंने लिया है। इलेक्ट्रॉन के पास चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन के पास मास भी होता है। अगर चार्ज इलेक्ट्रॉन का मैंने लिया है, फॉर एग्जाम्पल चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन मैंने लिया है -e, माइनस नेगेटिव चार्ज होता है, और इलेक्ट्रॉन का जो मास है, मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन मैंने लिया है, फॉर एग्जाम्पल उसको मैंने डिनोट कर दिया है me से। अब अगर मैं यहां पे बैठा हूं, फॉर एग्जाम्पल मान लो मैं इस पॉइंट पे बैठा हूं, ए पॉइंट पे मैं बैठा हूं, तो यहां से एक इलेक्ट्रॉन आ गया, ये इलेक्ट्रॉन ऐसे आ गया। जब ये यहां से इलेक्ट्रॉन आ गया, मैंने इसको यहां पे देखा, तो यहां पे इस पॉइंट को, ए पॉइंट को इलेक्ट्रॉन ने क्रॉस कर दिया, और इसके बाद थोड़ा सा टाइम हो गया तो ये इलेक्ट्रॉन फिर यहां से आ गया, फिर इसने क्रॉस किया। तो मुझे लगाना कि इलेक्ट्रॉन रुका हुआ नहीं, इलेक्ट्रॉन किस में है, मोशन में है। अगर इलेक्ट्रॉन मोशन में है तो द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन या द मोशन ऑफ चार्ज इज कॉल्ड एज करंट, मींस कि देयर इज करंट। अगर वहां पे करंट होगी तो करंट किसके बराबर होती है, करंट इज इक्वल टू, करंट होती है बराबर चार्ज अपॉन टाइम, द रेशियो ऑफ चार्ज अपॉन टाइम या चार्ज पासिंग पर यूनिट टाइम, उसको हम नाम क्या देते हैं, करंट, क्यू अपॉन टी। तो मींस कि देयर इज करंट। अगर यहां पे करंट है तो जो ये इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिट है, उस ऑर्बिट का कुछ ना कुछ रेडियस होगा, फॉर एग्जांपल उसका रेडियस किसके बराबर मैंने लिया है, आर के बराबर। और मैं यहां पे कंसीडर करता हूं कि जो ये ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन का है दिस इज सर्क्यूलर, ये मैंने इलिप्टिकल नहीं लिया है, सर्क्यूलर ऑर्बिट मैंने लिया है। और अब ये जो इलेक्ट्रॉन है, जब ये यहां पे आया था, मैंने इसको यहां देखा, उसके बाद ये ऐसे चक्कर काट के आ गया, फिर वापस आ गया यहां पे, मीन्स कि ये यहां से इधर जाता है। द टाइम टेकन बाय द इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट वन साइकिल, उसको हम नाम क्या देते हैं, टाइम पीरियड। तो जो यहां पे ये टी है, ये टी कौन सा टी है, ये वो टी है जिस टी के बाद इलेक्ट्रॉन फिर ए पॉइंट को क्रॉस करता है, मीन्स कि ये टाइम पीरियड ऑफ द इलेक्ट्रॉन है, टाइम पीरियड ऑफ द इलेक्ट्रॉन। टाइम पीरियड क्या होता है, द टाइम टेकन बाय द पार्टिकल या टाइम टेकन बाय द इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट वन साइकिल। तो यहां से यहां तक जो इसने ये टाइम लिया है, उसको हमने नाम क्या दिया है, टाइम पीरियड। अब हमारे पास एक रिलेशन है, रिलेशन क्या होती है हमारे पास, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। तो यहां से मैं कैलकुलेट कर सकता हूं, टाइम होगा ना बराबर है डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड। अब मुझे यहां से बताओ, यहां पे आप मुझे बताओ कि ये जो टी मैंने अब लिया है, ये टी कौन सा टी है, टाइम टेकन टू कंप्लीट वन साइकिल। तो मीन्स कि देयर इज सर्क्यूलर मोशन। अगर सर्क्यूलर मोशन है तो मुझे डिस्टेंस भी कौन सी लेनी है, सर्क्यूलर, मीन्स कि मुझे एंगुलर डिस्टेंस लेनी है, या एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मुझे, एंगुलर डिस्टेंस मुझे लेनी है, डिस्प्लेसमेंट। अगर एंगुलर डिस्टेंस को मैं लूंगा तो यहां से यहां तक जो इसने एंगल काटा है वो किसके बराबर होता है, 2 पाई के बराबर, क्योंकि एक सर्कल में जो एंगल होता है दैट इज 360 और दैट इज इक्वल टू 2 पाई। तो यहां से मैं लिखूंगा दैट इज इक्वल टू 2 पाई डिवाइडेड बाय, अब जो स्पीड इसके पास होती है वो v नहीं होती है, बल्कि वो एंगुलर स्पीड होती है, या एंगुलर वेलोसिटी जिसको हम कहते हैं, या एंगुलर स्पीड में लूंगा यहां से, तो दैट इज इक्वल टू ओमेगा। समझ में आ रहा है। तो अगर आप यहां से लीनियर डिस्टेंस डिवाइडेड बाय लीनियर स्पीड लेंगे तो वो भी होता है बराबर t इज इक्वल टू, लीनियर डिस्टेंस होगा है 2 पाई r डिवाइडेड बाय स्पीड होती है v के बराबर। अब हमने एक रिलेशन पढ़ी है, रिलेशन रोटेशनल डायनामिक्स में हम पढ़ते हैं, v इज इक्वल टू किसके बराबर होता है, v होता है r ओमेगा। तो t का वैल्यू आ जाएगा 2 पाई r डिवाइडेड बाय r इंटू ओमेगा, r और r कैंसिल हो जाएगा तो वो फिर आ जाएगा बराबर 2 पाई डिवाइडेड बाय ओमेगा। समझ में आ रहा है। तो अब जिसकी जो मर्जी है वो उस तरीके से ले, कोई लेगा कि यहां से यहां तक जो इसने डिस्टेंस ट्रेवल कर दी है दैट इज द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल, सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल किसके बराबर होती है, 2 पाई r। अब किस रफ्तार के साथ ये जा रहा था, तो फॉर एग्जांपल वो रफ्तार किसके बराबर थी, v के बराबर। तो v होता है r ओमेगा, यहां पे जब हमने इसको पुट कर दिया r और r कैंसिल तो 2 पाई अपॉन ओमेगा के बराबर आ गया। तो दिस इज द टाइम टेकन बाय द इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट दिस साइकिल। अब अगर कोई यहां से लेगा
ये एंगुलर डिस्टेंस उसने दिया और एंगुलर स्पीड। एंगुलर डिस्टेंस मीन्स कि यहां से यहां तक इसने कितना एंगल काटा है, पूरे सर्कल में जो एंगल होता है दैट इज 2 पाई, डिवाइडेड बाय जो यहां पे स्पीड होती है दैट इज एंगुलर स्पीड। एंगुलर स्पीड किसके बराबर होती है, ओमेगा के बराबर। तो टाइम पीरियड जो यहां पे आ जाएगा दैट टाइम पीरियड विल बी इक्वल टू आई इज इक्वल टू क्यू डिवाइडेड बाय, अब मैं क्यू को भी बदल दूंगा क्योंकि क्यू क्या है, चार्ज। तो चार्ज किसके बराबर होता है, चार्ज इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है माइनस ई, डिवाइडेड बाय होता है टाइम। तो टाइम किसके बराबर आ जाएगा, 2 पाई डिवाइडेड बाय ओमेगा। तो 2 पाई डिवाइडेड बाय ओमेगा को मैं इसी तरह ऐसे भी लिख सकता हूं, माइनस आई इज इक्वल टू माइनस ई ओमेगा डिवाइडेड बाय 2 पाई, क्योंकि ओमेगा कहां जाएगा, ऊपर जाएगा। तो ये करंट है जो इस ऑर्बिटिंग इलेक्ट्रॉन ने बनाई। अब ये जो करंट ऑर्बिटिंग इलेक्ट्रॉन ने बनाई है वो किसके बराबर आ गई है, आई इज इक्वल टू माइनस ई ओमेगा डिवाइडेड बाय 2 पाई। अगर इस ऑर्बिटिंग इलेक्ट्रॉन ने करंट बनाई है तो ये बिल्कुल वैसा ही हो जाएगा जैसे हमने पहला क्वेश्चन देखा था कि करंट लूप एज ए मैग्नेटिक डाइपोल। तो बिल्कुल ये ऑर्बिटिंग इलेक्ट्रॉन भी ऐसे ही बिहेव करेगा जैसे कौन करता था, वो करंट लूप करता था। अब उसमें हम बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स को लेते थे, तो यहां पे हम बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स को नहीं लेते हैं, बल्कि यहां पे हम एक इलेक्ट्रॉन को लेते हैं। तो हम कहेंगे ना कि ये जो इलेक्ट्रॉन है, अब ये ऑर्बिटिंग इलेक्ट्रॉन जो है ये ऐसे ही बिहेव करता है जैसे कौन करता था, करंट लूप बिहेव करता था। अगर करंट लूप की तरह ये बिहेव करता है तो करंट लूप के पास क्या था, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। तो इसके पास भी क्या होगा, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। तो हम यहां से लिख सकते हैं कि दिस ऑर्बिटिंग इलेक्ट्रॉन कैन एक्ट एज मैग्नेटिक, ये ऑर्बिटिंग इलेक्ट्रॉन कैन एक्ट एज करंट लूप। तो देयरफॉर उसके पास भी मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट था, तो इसके पास भी क्या होगा, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। और मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट को हम डिनोट किससे करते हैं, एम। एम किसके बराबर होता है, एन आई इंटू ए। अब एन का वैल्यू अगर मैं 1 लूंगा तो वो किसके बराबर आ जाएगा, आई इंटू ए, वेयर आई इज द करंट एंड ए इज द एरिया। यहां तक क्लियर, आई होप आपको समझ में आ रहा है। तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट किसके बराबर अब आएगा, आई किसके बराबर है, माइनस ई ओमेगा डिवाइडेड बाय 2 पाई इंटू, अब ए क्या है, दिस इज द एरिया। तो एरिया ऑफ दिस ऑर्बिट, अगर इसका रेडियस आर के बराबर है तो इसका एरिया आ जाएगा ना किसके बराबर, पाई आर स्क्वायर। तो दैट विल बी इक्वल टू, पाई और पाई क्या हो जाएगा, कैंसल। तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट विल बी इक्वल टू माइनस ई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, माइनस ई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। समझ में आ गया है। तो दिस इज द मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। मैग्नेटिक एम इज इक्वल टू माइनस ई आर स्क्वायर इंटू ओमेगा, इसमें ओमेगा भी आएगा, डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 2। तो दिस इज द मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट एसोसिएटेड विद द इलेक्ट्रॉन। तो इसी को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, दैट इज इक्वल टू 1/2 ऑफ ई ओमेगा इंटू आर स्क्वायर। तो इसके सामने कौन सी साइन है, माइनस। तो अगर मैं मैग्नीट्यूड की बात करूं तो ये होगा बराबर हाफ ऑफ ई ओमेगा आर स्क्वायर। अब जो ये मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है, ये मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इज इक्वल टू किसके बराबर आ गया, हाफ ऑफ ई ओमेगा आर स्क्वायर, ई ओमेगा आर स्क्वायर। अब इसके बाद हमने पढ़ा है सर्कुलर मोशन में या रोटेशनल डायनामिक्स में हम पढ़ते हैं कि जब कोई भी पार्टिकल मूव करता है इन द सर्कुलर पाथ, अगर लीनियर पाथ में कोई भी पार्टिकल मूव करता है, उसके पास वेलोसिटी होगी, उसके पास मास होगा, तो उसके पास मोमेंटम होता है, और उसके पास जो मोमेंटम होता है दैट इज लीनियर मोमेंटम। तो लीनियर मोमेंटम किसके बराबर होता है, m इंटू वी, यानी प्रोडक्ट ऑफ मास इंटू वेलोसिटी इज द मोमेंटम। अब अगर लीनियर पाथ में वो मूव करता है तो दैट मोमेंटम इज लीनियर मोमेंटम, और अगर वो सर्क्यूलर में मूव करता है या वो अगर रोटेट करता है तो उसका जो मोमेंटम होगा वो लीनियर नहीं बल्कि क्या होगा, एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम किसके बराबर होता है, एंगुलर मोमेंटम होता है बराबर लीनियर मोमेंटम इंटू आर, लीनियर मोमेंटम इंटू आर, यानी लीनियर मोमेंटम होता है बराबर एम वी। लीनियर मोमेंटम को अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, आर से, यानी मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम इज कॉल्ड एज एंगुलर मोमेंटम। तो एंगुलर मोमेंटम किससे हम डिनोट करते हैं, एल। एल किसके बराबर होता है, एम वी इंटू आर। समझ में आ रहा है। अब यहां पे देखो, अगर मैं यहां पे इसी वाली इक्वेशन को अगर मैं यहां पे कहूंगा m इज इक्वल टू हाफ ऑफ माइनस टाइम्स हाफ ऑफ e इंटू ओमेगा
आर स्क्वायर इंटू एम डिवाइडेड बाई एम, यानी मैंने इसको मास से भी डिवाइड कर दिया है, मल्टीप्लाई कर दिया है। अब मास किसका लेना है कि जो यहां पे मूव करता है, कौन मूव करता है, इलेक्ट्रॉन मूव करता है, तो मैं यहां पे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से मल्टीपल भी कर दूंगा और डिवाइड भी कर दूंगा। तो ये किसके बराबर बन जाएगा, m इज इक्वल टू m होगा बराबर माइनस टाइम्स हाफ ऑफ E डिवाइडेड बाई एम ई। अब यहां पे ये वाली टर्म को आप देखो, ओमेगा आर स्क्वायर इंटू एम ई, ओमेगा आर स्क्वायर इंटू एम ई। अब यहां पे थोड़ा सा मैं इसको यहां ले रहा हूं ताकि आपको समझ में आ जाए, अच्छी तरह से आपको समझ में आ जाए। यहां पे देखना ये वाली टर्म एम ई क्या है, दिस इज द मास इंटू ओमेगा, ओमेगा किसके बराबर होता है, यानी अगर मैं ओमेगा का वैल्यू लिखूंगा, ओमेगा किसके बराबर होता है, ओमेगा होता है ना v डिवाइडेड बाय आर, यानी अगर मैं ओमेगा का वैल्यू लिखूंगा तो वो आ जाएगा v डिवाइडेड बाय आर। अब ओमेगा के बजाय मैं लिखूंगा v डिवाइडेड बाय आर इनटू क्या है, इनटू है ना आर स्क्वायर, इनटू है आर स्क्वायर। तो r और r क्या हो जाएगा, कैंसल, तो यहां पे आ जाएगा ना एम ई इंटू वी इंटू आर। बता m इंटू वी क्या होता है, मोमेंटम, मोमेंटम इंटू आर क्या होता है, एम वी इंटू आर क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम। ये क्लियर हो गया। फिर एक बार आप देख लेना, मैंने यहां पे लिखा है हाफ ऑफ ई इंटू, अब ये वाली जो टर्म है डिवाइडेड बाय एम ई था, उसको मैंने यहां पे ही रखा है। अब यहां पे आप देखो कि एम ई ओमेगा आर स्क्वायर, एम ई ओमेगा, ओमेगा किसके बराबर होता है, ओमेगा होता है ना बराबर वी डिवाइडेड बाय आर, तो वी बाय आर इनटू क्या है आर स्क्वायर। आर और आर को मैंने क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया। तो अगर मैंने आर और आर को कैंसिल कर दिया, यहां पे क्या बचा है, मास इंटू वेलोसिटी। मास इंटू वेलोसिटी क्या होता है, लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम इंटू मोमेंट आर, आर क्या होता है एम वी इंटू आर, लीनियर मोमेंटम इंटू आर क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम। इसका मतलब है कि जो ये पूरी वाली टर्म है, इस पूरी टर्म के बजाय मैं अब लिख सकता हूं क्या, एल। तो अगर मैं लिख सकूं यहां पे एल लिखूंगा तो ये आ जाएगा डिवाइड इंटू एल। अब एल जो है ना, एल क्या है, एल लीनियर मोमेंटम नहीं है, एल क्या है, एंगुलर मोमेंटम, क्योंकि ये ऑर्बिटिंग इलेक्ट्रॉन के पास एसोसिएट होगा एंगुलर मोमेंटम। तो अगर एंगुलर मोमेंटम उसके पास होगा, उसके पास मैग्नेटिक मोमेंट भी होती है, तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट को अब मैंने रिलेट कर दिया है किसके साथ, एंगुलर मोमेंटम के साथ, एंगुलर मोमेंटम के साथ। अब ये अगर हम दोनों को देख लेंगे तो एंगुलर मोमेंटम इज आल्सो वेक्टर और मैग्नेटिक मोमेंटम इज आल्सो वेक्टर, यानी मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इज आल्सो वेक्टर। अब इन दोनों को अगर हम देखेंगे तो m इज इक्वल टू माइनस टाइम्स, अगर ये माइनस आ गए इसका मतलब है कि मैग्नेटिक मोमेंट की जो डायरेक्शन है दैट इज अपोजिट टू एंगुलर मोमेंटम। ये समझ में आ रहा है। वेक्टर्स में जब हम पढ़ते हैं तो हम कहते हैं कि जो एंगुलर मोमेंटम होता है उसकी डायरेक्शन इज अलोंग द एक्सिस, मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन जो है ना दैट इज आल्सो अलोंग एक्सिस। अगर आपको पहला लेक्चर याद है ना, हमने वहां पे कहा था कि इसकी डायरेक्शन इज गिवन बाय द राइट हैंड रूल। अगर राइट हैंड रूल हम इसकी डायरेक्शन देंगे तो अगर मैं कहूंगा कि यहां पे फॉर एग्जांपल यहां पे ये इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव करता है, अगर इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव करता है ना तो इलेक्ट्रॉन इसके पास क्या होगा, एंगुलर मोमेंट, और इसकी डायरेक्शन क्या होगी, इसकी डायरेक्शन इज गिवन बाय द राइट हैंड रूल और इसकी डायरेक्शन होगी अलोंग द थंब, यानी अलोंग द एक्सिस होगी, यानी इसकी डायरेक्शन एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन ये होगी। अब जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन अगर ऐसे मूव करता है तो करंट ऐसे ही मूव करती है, अपोजिट में मूव करती है, अपोजिट में मूव करती है, क्योंकि मोशन इलेक्ट्रॉन के अपोजिट जो यहां हम ऐसे कहेंगे कि जो करंट होती है, करंट की डायरेक्शन हम अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स लेते हैं, अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लेते हैं। तो अगर इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव करता है तो उसकी कन्वेंशनल डायरेक्शन ये नहीं होगी बल्कि वो ऐसी होगी। अगर वो ऐसी होगी तो हमने कहा था कि बाय द करल रूल कि जब हम ऐसे फिंगर्स को करल करते हैं इन द डायरेक्शन ऑफ द करंट तो थंब किस डायरेक्शन में जाएगा, नीचे। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन ये है और एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन ये है। अब दोनों सेम डायरेक्शन में है, अपोजिट डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन, और हमको वहां यही चीज यहां पे भी दिखती है कि m इज इक्वल टू माइनस टाइम्स ये वाली टर्म इंटू एल। एल क्या है, एंगुलर मोमेंटम, मींस के मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन अपोजिट है किसके, एंगुलर मोमेंटम के। ये समझ में आ रहा है। अब यहां पे जो ये है, अगर मैं इसको, अगर आपको कभी क्वेश्चन आ जाएगा कि फाइंड द रिलेशन बिटवीन द एंगुलर मोमेंटम एंड मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, तो ये रिलेशन आपको देखनी है। ये समझ में आ रहा है। अब यहां से ही एक और चीज देखो,
अगर मैं इसको अब थोड़ा सा और सिंपलीफाई कर दूंगा तो मैं यहां पे लिख सकता हूं m डिवाइडेड बाई एल, m डिवाइडेड बाई एल इज इक्वल टू किसके बराबर होगा? अब माइनस को आप भूल जाओ, क्योंकि मैं अगर मैग्नीट्यूड की बात करूं तो यहां पे आ जाएगा ये हाफ ऑफ e डिवाइडेड बाई एम ई। अब मुझे बताओ m डिवाइडेड बाई l इज इक्वल टू हाफ ऑफ e डिवाइडेड बाई एम ई। क्या है? दिस इज द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम जानते हैं 1.67 × 10⁻⁻19 डिवाइडेड बाई मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, उसको भी हम जानते हैं 9.1 × 10⁻31। चार्ज बाई मास क्या होता है? स्पेसिफिक रेशो। तो हाफ ऑफ स्पेसिफिक रेशो क्या बन जाएगा? m डिवाइडेड बाई l। अब जो ये m बाई l है यानी द रेशो ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट टू द एंगुलर मोमेंटम, द रेशो ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट टू द एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू हाफ कांस्टेंट है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन भी क्या है? कांस्टेंट, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन भी क्या है? कांस्टेंट। इसका मतलब है m बाई l पूरी टर्म क्या बन गई है? कांस्टेंट। अब जो ये कांस्टेंट आ गए हैं ना m बाई l इज इक्वल टू कांस्टेंट, और m बाई l का जो ये रेशो है ना, इस रेशो को हम नाम देते हैं दिस इज गायरोमैग्नेटिक रेशो। दिस इज गायरोमैग्नेटिक रेशो। तो हम यहां पे कहते हैं कि गायरोमैग्नेटिक रेशो क्या होता है? हम कहते हैं कि गायरोमैग्नेटिक रेशो है, इट इज द रेशो ऑफ किस का रेशो है ये? मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन टू द एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। अब ये वाली जो टर्म है m बाई l जो है, इसका वैल्यू क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है। और अगर ये कांस्टेंट रहता है तो हम कहते हैं कि m बाई l इज ए कांस्टेंट and this constant m by l is called as gyromagnetic ratio। ये समझ में आ गया है? तो गायरोमैग्नेटिक रेशो का हम वैल्यू भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर हम इसका वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो हम कहेंगे m डिवाइडेड बाई l इज इक्वल टू हाफ ऑफ e। क्या है? दिस इज द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है? 1.67 × 10⁻⁻19 डिवाइडेड बाई, कूलम है इसका यूनिट, डिवाइडेड बाई m, दिस इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो दैट इज 9.1 × 10⁻31। तो m डिवाइडेड बाई l जो है गायरोमैग्नेटिक रेशो जो है, इसका वैल्यू जब हमने कैलकुलेट कर दिया तो इसका वैल्यू आता है 8.8 × 10 रेज्ड पावर, 8.8 × 10⁻10। ये इसका वैल्यू आ जाता है। अब इसका यूनिट क्या बन जाएगा? तो इसका यूनिट बन जाएगा, बोलो C, दिस इज द कूलम, डिवाइडेड बाय, यानी Ce इज द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज का यूनिट क्या होता है? कूलम, डिवाइडेड बाय Me क्या है? दिस इज द मास, तो इसका यूनिट बन जाएगा कूलम पर केजी। तो गायरोमैग्नेटिक रेशो का वैल्यू कितना होता है? वो होता है 8.8 × 10⁻10 कूलम्स पर केजी। समझ में आ गया है? तो ऑर्बिटिंग इलेक्ट्रॉन के पास अब हमने एक टर्म और देखा कि उसके पास एक रेशो होता है कॉल्ड एज द गायरोमैग्नेटिक रेशो, और उस गायरोमैग्नेटिक रेशो का वैल्यू कितना होता है? 8.8 × 10⁻10। अब ये गायरोमैग्नेटिक रेशो क्या होता है? कि ये होता है, एक तो मैग्नेटिक है, मीन्स कि ये मैग्नेटिक, यानी इसमें टर्म एसोसिएट है मैग्नेटिज्म की भी, और गायरो मीन्स कि मोशन में भी ये होता है। यानी काइनेमेटिक्स में हम कहते हैं ना कि जो गायरो होता है यानी जो मोशन में होते हैं, तो वो उसके साथ हम कहते हैं कि उसके साथ हम लेते हैं गायरो, मीन्स की जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन के पास एक तो मोशन है यानी मैकेनिक्स उसके साथ जुड़ी है, एंड नंबर सेकंड उसके साथ मैग्नेटिज्म भी जुड़ा है। यानी एक उसके साथ काइनेमेटिक्स जुड़ी है, मैकेनिक्स उसके साथ जुड़ी है, और दूसरा उसके साथ जुड़ा क्या है? मैग्नेटिज्म भी जुड़ा है। तो जो काइनेमेटिक्स या मैकेनिक्स है उसे आता है गायरो, और जो मैग्नेटिज्म इसके साथ जुड़ा है उसे आता है मैग्नेटिक। इसीलिए हम इसको नाम क्या देते हैं? गायरोमैग्नेटिक रेशो। तो गायरोमैग्नेटिक रेशो क्या होता है? इट इज द रेशो ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट टू द एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन ऑर्बिटिंग इलेक्ट्रॉन। ये समझ में आ गया है? तो आप यहां तक इसको कॉपी कीजिए, फिर इसके बाद हम आगे जाएंगे। अब जो हमने यहां पे m बाई l का वैल्यू लिया है, m बाई l का वैल्यू आ गया हाफ ऑफ e डिवाइडेड बाई me, और ये वैल्यू जो है इसको हमने देखा कि इट रिमेन्स कांस्टेंट। अब l जो है ना एंगुलर मोमेंटम का वैल्यू हम कहां से कैलकुलेट करेंगे? तो हम कहते हैं कि एंगुलर मोमेंटम का वैल्यू हम कैलकुलेट करते हैं फ्रॉम द बोहर्स मॉडल ऑफ एटम, क्योंकि बोहर ने ही हमको कहा है कि इलेक्ट्रॉन जो है ना, इलेक्ट्रॉन उन्हीं ऑर्बिटल्स में होंगे दैट आर स्टेशनरी और दैट आर नॉन रेडिएटिंग ऑर्बिटल्स।
अब उन ऑर्बिटल्स की उसने एक कैरेक्टरिस्टिक बता दी कि हम कैसे कहेंगे कि ये स्टेशनरी ऑर्बिट है या ये नॉन रेडिएटिंग ऑर्बिट है। तो उसने कहा कि उनका एंगुलर मोमेंटम जो होता है, उसने उनका एंगुलर मोमेंटम ही डिफाइन कर दिया। उसने कहा कि उन ऑर्बिटल्स का जो एंगुलर मोमेंटम होता है वो होता है बराबर L इज इक्वल टू NH अपॉन 2 पाई। यानी L जो है, L क्या है, दिस इज द एंगुलर मोमेंटम। अब एंगुलर मोमेंटम किसका, हम यहां पे इलेक्ट्रॉन ही लेते हैं, ऑर्बिटिंग इलेक्ट्रॉन है ये। अब एंगुलर मोमेंटम भी हमको ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन का ही लेना है। अब ये L हम कहां से लेंगे, तो हमने कहा कि इस L का वैल्यू हम लेंगे जो हमारे पास मॉडल ऑफ एटम है, बोहरस मॉडल ऑफ एटम जो हमारे पास है। बोहरस, अकॉर्डिंग टू बोहरस मॉडल ऑफ एटम, बोहर ने कहा है कि उन्हीं ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन मूव कर सकते हैं जो ऑर्बिटल्स नॉन रेडिएटिंग होंगे या स्टेशनरी होंगे। अब उन ऑर्बिटल्स को हम कैसे पहचानेंगे कि ये ऑर्बिटल जो है ये स्टेशनरी है या ये नॉन रेडिएटिंग ऑर्बिट है। तो उसने उनका एक कैरेक्टरिस्टिक बताया। उसने कहा कि उनका जो एंगुलर मोमेंटम होता है, उसने उनका डिफाइन कर दिया है क्या, लीनियर नहीं बल्कि एंगुलर मोमेंट। उसने कहा उनका एंगुलर मोमेंटम होता है NH अपॉन 2 पाई, वेयर N इज द नंबर, वेयर N इज द नंबर। तो N का वैल्यू जो है, N का वैल्यू होगा 1 2 3 4 डैश। अब L, ये H क्या है, H इज प्लैंक्स कांस्टेंट। तो प्लैंक्स कांस्टेंट का वैल्यू भी हम जानते हैं, दैट इज 6.63 इंटू 10 रेज़ पावर माइनस 34, 2 इंटू पाई। तो ये वाली टर्म जो है ये भी एक कांस्टेंट है। तो उसने उन्हीं n का जो n जो है n का वैल्यू कितना है, 1 2 3 4। इसके बाद हम कहते हैं कि जो ये एंगुलर मोमेंटम ऑफ दीज ऑर्बिटल्स होता है ये क्या होता है, क्वांटाइज्ड। आप लोगों ने केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा कि बोहरस मॉडल ऑफ एटम में, मगर यहां पे हम कहते हैं ना कि जो उन ऑर्बिटल्स का जो एक कैरेक्टरिस्टिक है उनको हम कैसे पहचाने कि दे आर नॉन रेडिएटिंग ऑर्बिटल्स या दे आर स्टेशनरी ऑर्बिटल्स। उसने उनमें कहा था कि जो उनका एंगुलर मोमेंटम होगा दैट विल बी इक्वल टू NH अपॉन 2 पाई, वेयर H इज प्लैंक्स कांस्टेंट एंड N इज ए नंबर दैट स्टार्ट्स फ्रॉम 1 एंड गोज ऑन, और उसके बाद 2 पाई इट रिमेन्स कांस्टेंट। तो अगर मैं यही वैल्यू यहां पे पुट कर दूंगा तो मैं कहूंगा ना M डिवाइडेड बाई L इज इक्वल टू 1/2 ऑफ E डिवाइडेड बाई ME इनटू, तो यहां पे जो L इधर डिवाइड था वो मैंने इधर मल्टीपल लिया है। अब अकॉर्डिंग टू बोहर L का वैल्यू किसके बराबर होगा, दैट विल बी इक्वल टू NH अपॉन 2 पाई। तो अगर हम यहां पे देखेंगे M का वैल्यू यानी मैग्नेटिक मोमेंट होता है बराबर 1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2 कितना हो गया 4, तो दैट विल बी इक्वल टू 4। और इसके बाद आएगा E डिवाइडेड बाई ME, दिस इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, इनटू H, इनटू क्या आ जाएगा, इनटू आ जाएगा N, इनटू क्या आ जाएगा N। अब ये वाली जो टर्म है ना इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, M इज इक्वल टू N इनटू, अब ये जो ये वाली टर्म है इस टर्म के बजाय मैं लिख सकता हूं म्यू इनटू बी। अब म्यू बी क्या है, म्यू बी को हमने कहा दिस इज बोहरस मैग्नेट्रॉन, दिस इज बोहरस मैग्नेट्रॉन। तो हम यहां पे कहते हैं कि ये क्या है, म्यू बी होता है बराबर EH अपॉन ME, इसी को हम नाम देते हैं दिस इज बोहरस मैग्नेट्रॉन। बोहरस मीन्स कि हमने इसको बोहरस मॉडल ऑफ एटम से लिया है। मैग्नेट मीन्स कि इसके साथ मैग्नेटिक मोमेंट एसोसिएट होती है, और ट्रॉन मीन्स कि ये इलेक्ट्रॉन का हमने लिया है, और इसी को हम कहते हैं बोहरस मैग्नेट्रॉन। और बोहरस मैग्नेट्रॉन क्या होता है, अगर हम यहां पे देखेंगे तो बोहरस मैग्नेट्रॉन का वैल्यू होता है EH अपॉन ME, ये वैल्यू इसका होता है। E इज द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, H इज द प्लैंक्स कांस्टेंट, वैल्यू हमको पता है, M इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। मीन्स कि अगर हमने ये कैलकुलेट कर दिया तो वो वैल्यू किसका आ जाएगा, म्यू बी का। म्यू बी क्या है, दिस इज द बोहरस मैग्नेट्रॉन। मगर अगर हम यहां से देखेंगे, यहां से अगर मैं देखूं, इसको थोड़ा सा आगे लिखा लूं, अगर मैं यहां पे देखूं M इज इक्वल टू N इज द नंबर। अब अगर मैं देखूं कि सिंपल इसका वैल्यू क्या होगा 1, यानी स्मॉलेस्ट वैल्यू इसका क्या है 1, तो अगर मैं N का वैल्यू 1 रखूंगा, 1 यहां पे आ जाएगा, इनटू आ जाएगा म्यू बी। तो म्यू बी क्या है, बोहरस मैग्नेट्रॉन। तो बोहरस मैग्नेट्रॉन एक्चुअल में क्या है, M क्या है, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। तो हम कहेंगे ना बोहरस मैग्नेट्रॉन इज द मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, इज द मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। अब किसका है मैग्नेटिक डायपोल, N का वैल्यू मैंने कितना लिया है 1, तो N का वैल्यू 1 का मतलब है कि ये पहले उस इलेक्ट्रॉन का मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट होती है, यानी बोहरस मैग्नेट्रॉन इज द मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन दैट इज रोटेटिंग या दैट इज ऑर्बिटिंग इन द फर्स्ट ऑर्बिट।
यानी जो रोटेट करता है किस वाले ऑर्बिट में, फर्स्ट स्टेशनरी ऑर्बिट में, जो उसके पास मैग्नेटिक मोमेंट होगी उसी को हम नाम क्या देते हैं, बोहरस मैग्नेट्रॉन। फिर एक बार समझना, देखो EH अपॉन ME, EH अपॉन ME को हमने नाम क्या दिया है, बोहरस मैग्नेट्रॉन। और ये वाला जो वैल्यू है EH अपॉन ME जो है उसको हमने डिनोट किससे किया है, म्यू बी से। म्यू बी को ही हमने नाम दिया है दिस इज बोहरस मैग्नेट्रॉन। अब बोहरस मैग्नेट्रॉन को अगर मैं डिफाइन कर दूंगा तो ये क्या है, हम कहते हैं ना कि बोहरस मैग्नेट्रॉन, ये बोहरस मैग्नेट्रॉन है इनटू n, अगर मैं n का वैल्यू 1 रखूंगा तो ये बन जाएगा ना m इज इक्वल टू म्यू बी। तो बोहरस मैग्नेट्रॉन है ना क्या, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। अब किसकी मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट है, ये इलेक्ट्रॉन की मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट है। अब वो इलेक्ट्रॉन किस में रोटेट करता है, तो वो इलेक्ट्रॉन रोटेट करता है ना किस में, फर्स्ट स्टेशनरी ऑर्बिट में। तो बोहरस मैग्नेट्रॉन इज द मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन विच इज रोटेटिंग इन द फर्स्ट स्टेशनरी ऑर्बिट। अरे यार क्लियर हो गया कि नहीं हो गया, फिर एक बार समझना। यहां पे हमने कहा m इज इक्वल टू n इंटू म्यू बी। म्यू बी को हमने नाम क्या दिया है, बोहरस मैग्नेट्रॉन। बोहरस मैग्नेट्रॉन अब क्या है, बोहरस मैग्नेट्रॉन क्या है, तो बोहरस मैग्नेट्रॉन का अगर मैं इसको कर दूंगा तो इसको मैं यहां से डिफाइन कर सकता हूं। ये होता है बोहरस मैग्नेट्रॉन होता है m क्या है, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। n का वैल्यू मैंने कितना रखा है 1, तो मैं कहूंगा ना बोहरस मैग्नेट्रॉन इज द मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन विच इज रोटेटिंग इन द फर्स्ट स्टेशनरी ऑर्बिट, विच इज रोटेटिंग इन द फर्स्ट स्टेशनरी ऑर्बिट। अब n का वैल्यू कितना है, n का वैल्यू है 1 2 3 4 5 6 डैश। अब म्यू बी का वैल्यू क्या है, EH अपॉन ME, EH अपॉन ME। तो अगर मैं E को देखूं, दिस इज द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, कांस्टेंट है, H भी प्लैंक्स कांस्टेंट है, ME भी क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट। तो मींस कि अगर मैंने n का वैल्यू 1 रखा है तो ये वाली टर्म क्या आ जाएगी, कांस्टेंट। m का वैल्यू भी क्या आ जाएगा, कांस्टेंट। मींस बोहरस मैग्नेट्रॉन का वैल्यू भी क्या है, कांस्टेंट। और इसके बाद अगर मैंने n का वैल्यू 2 पुट कर दिया तो वो आ जाएगा ट्वाइस म्यू बी, उसके बाद थ्राइस म्यू बी। इसका मतलब है ना कि मैग्नेटिक मोमेंट या बोहरस मैग्नेट्रॉन जो है ना उसका वैल्यू फ्रैक्शन में नहीं आ सकता है, यानी 1.5 1.7 1.9 नहीं, बल्कि n का वैल्यू 1 2 3 4। तो m का वैल्यू भी फर्स्ट के लिए कितना, म्यू बी, सेकंड के लिए कितना होगा, ट्वाइस म्यू बी, थर्ड के लिए कितना होगा, थ्राइस म्यू बी। इसका मतलब है ना कि मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट भी क्या होती है, ये होती है ना, इसका वैल्यू होता है n इंटू बोहरस मैग्नेट्रॉन। अब n का वैल्यू फ्रैक्शन में नहीं है, इसका मतलब है इसका वैल्यू भी फॉर द फर्स्ट इलेक्ट्रॉन 1 इंटू म्यू बी होगा, दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का वैल्यू होगा ट्वाइस म्यू बी, तीसरे के लिए होगा थ्राइस म्यू बी, पांचवें ऑर्बिट के लिए होगा ना 5 टाइम्स म्यू बी। इसका मतलब है n का वैल्यू अगर फ्रैक्शन में नहीं है तो n का वैल्यू फ्रैक्शन में न होना ही क्या कहलाता है, क्वांटाइज्ड। अगर आपको याद होगा हम वहां पे भी कहते हैं कि अगर आपको याद होगा तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम कहते हैं कि फॉर एग्जांपल यहां पे अगर मैंने एक बॉडी को लिया है, ये ए बॉडी है, ये दूसरी बॉडी है, मैंने एक दफा इसे कहा कि मुझे इलेक्ट्रॉन दे दो, और स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो जहां जो मूव कर सकते हैं वो इलेक्ट्रॉन है। इसने मुझे इलेक्ट्रॉन दिया है तो मैंने इसको कहा कि इलेक्ट्रॉन 2, इसने दिए इलेक्ट्रॉन 10। दूसरे दिन मैंने इसे कहा कि मुझे इलेक्ट्रॉन 2, इसने दिए और इलेक्ट्रॉन 8। या कभी मैं आया, मैंने इसे कहा कि इलेक्ट्रॉन मुझे दो, इसने दिए मुझे 100। मगर मैंने इसे एक दफा कहा कि मुझे इलेक्ट्रॉन दे दो मगर 2.5 इलेक्ट्रॉन दे दो, इसने कहा कि 2.5 में नहीं दे सकता, यानी 2.5 में मैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं कर सकता हूं। तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर फ्रैक्शन में न करना, अब किस तरीके से हम कर सकते हैं, 1 2 3 4 डैश 100 1000 10,000 लाख। तो इलेक्ट्रॉन का n का वैल्यू यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर होना इन द मल्टीपल्स नॉट इन द फ्रैक्शन, तो उसी को हम कहते हैं कि n का इंटीजर का वैल्यू होना ही क्या कहलाएगा, क्वांटाइजेशन। इसी तरह अब यहां पे n का वैल्यू कितना आता है, फॉर द फर्स्ट ऑर्बिट n का वैल्यू 1 है, सेकंड के लिए कितना होगा 2। अब m का वैल्यू आ जाएगा ना ट्वाइस म्यू बी, थर्ड के लिए कितना आ जाएगा थ्राइस म्यू बी, 10th के लिए कितना आ जाएगा 10 म्यू बी। क्या फ्रैक्शन में n का वैल्यू आ सकता है, नहीं आता। अगर नहीं आ सकता है तो इसका मतलब है ना कि जो m है m का वैल्यू फ्रैक्शन में नहीं आ सकता है, तो इसका मतलब है कि m क्या रहता है, क्वांटाइज्ड रहता है। तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट क्या रहती है, क्वांटाइज्ड रहती है। और अब वो किसके बराबर होती है, बोहरस मैग्नेट्रॉन के बराबर होती है। तो बोहरस मैग्नेट्रॉन क्या है, बोहरस मैग्नेट्रॉन एक्चुअल में मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट होती है ऑफ एन इलेक्ट्रॉन विच इज रोटेटिंग इन द फर्स्ट स्टेशनरी ऑर्बिट। अब इसका वैल्यू अगर हम कैलकुलेट कर देंगे तो अगर हम म्यू बी का वैल्यू अगर हम कैलकुलेट कर देंगे तो म्यू बी का वैल्यू होगा बराबर E, दैट इज 1.67 इंटू 10 raised power -19।
H is the Planck's constant, so that is 6.6 into 3 into 10 raised power minus 34 divided by mass of electron होता है 9.1 into 10 raised power minus 31 kgs। तो अब इसका वैल्यू जब हमने कैलकुलेट कर दिया है तो इसका वैल्यू किसके बराबर आता है, म्यू बी का वैल्यू आता है बराबर 9.27 into 10 raised power minus 24। तो ये किसका वैल्यू आ गया है, म्यू बी। अब म्यू बी क्या है, अगर आप फिर एक बार यहां से देख लेना, इसको आप समझने की कोशिश करना। म्यू बी को मैंने नाम क्या दिया है, बोहरस मैग्नेट्रॉन। अब बोहरस मैग्नेट्रॉन है क्या एक्चुअल में, मैग्नेटिक मोमेंट। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का यूनिट क्या होता है, m इज इक्वल टू आई इंटू ए। आई क्या है, करंट, डिवाइड इंटू एरिया। एरिया क्या होता है, एरिया का यूनिट क्या होता है, मीटर स्क्वायर। तो अगर मैं इसका वैल्यू भी आप लिखूंगा ना, वो आ जाएगा ना क्या, एम्पियर मीटर स्क्वायर। एम्पियर मीटर स्क्वायर। इसकी तरफ आप फिर एक बार खास ध्यान देना, क्योंकि ये टफ नहीं है, थोड़ा सा आपको समझने की कोशिश करना है। मैंने कहा कि m होता है बराबर n इंटू म्यू बी। अब मैंने फर्स्ट ऑर्बिट लिया है, फर्स्ट स्टेशनरी ऑर्बिट लिया है, तो फर्स्ट का वैल्यू n का वैल्यू कितना आ जाएगा, 1। अब म्यू बी क्या है, m के बराबर है। m क्या है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। ये क्या है, बोहरस मैग्नेट्रॉन। तो इसका मतलब है ना कि मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं बोहरस मैग्नेट्रॉन में भी। समझ में आ रहा है ना। तो यहां बोहरस मैग्नेट्रॉन एक्चुअल में क्या होता है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। अब किसका होता है, उस इलेक्ट्रॉन का जो मूव करता है इन द फर्स्ट स्टेशनरी ऑर्बिट। तो जो म्यू बी है, जो इसका यूनिट होगा, इसका यूनिट वही होगा ना जो किसका है, m का यूनिट है। अब m का यूनिट क्या होता है, m होता है ना बराबर I इंटू ए, दैट इज एम्पियर मीटर स्क्वायर। इसका यूनिट है तो इसका यूनिट भी क्या होगा, म्यू बी का यूनिट भी क्या होगा, एम्पियर मीटर स्क्वायर। वही चीज मैं यहां पे कह रहा हूं, म्यू बी का वैल्यू आ रहा है 9.27 into 10 raised power minus 24। अब यूनिट क्या आ जाएगा, इसका यूनिट आ जाएगा एम्पियर मीटर स्क्वायर। समझ में आ रहा है। तो अब हमने यहां पे देखा कि इलेक्ट्रॉन के पास मैग्नेटिक मोमेंट होती है, आंसर है हाँ, उसके पास मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होती है। और उसका वैल्यू किसके बराबर होता है, तो उसका वैल्यू होता है बराबर m इज इक्वल टू हाफ ऑफ ई एम ई इंटू एल। एल क्या है, तो एल हमने देखा कि दैट इज एंगुलर मोमेंटम। और इसके बाद हमने यहां पे एक टर्म निकाली है m बाई एल, ये एक रेशो आ गया है। और उस रेशो को हमने देखा कि उसका वैल्यू भी हमने कैलकुलेट कर दिया है, और उस रेशो को हमने नाम क्या दिया है, ये गैरोमैग्नेटिक रेशो। और इसके बाद हमने यहां पे एक और टर्म को निकाला है, और वो टर्म क्या है, दैट इज बोहरस मैग्नेट्रॉन। तो बोहरस मैग्नेट्रॉन क्या है, इट इज द मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट एसोसिएटेड विद द इलेक्ट्रॉन व्हिच इज मूविंग इन द फर्स्ट स्टेशनरी ऑर्बिट। समझ में आ रहा है। तो अब हमने देखा कि अगर इलेक्ट्रॉन के पास मैग्नेटिज्म होता है तो इलेक्ट्रॉन्स को जब हम जोड़ते हैं तो मॉलिक्यूल्स बनते हैं या एटम्स बनते हैं। एटम्स के बाद क्या बनते हैं, मॉलिक्यूल्स को कंबाइन करने के बाद हमारे जो लेवल है हायरार्की में जब हम देखते हैं तो लेवल बढ़ती जाती है, और लास्ट में जब हम देखते हैं तो यूनिवर्स होता है। तो अगर यूनिवर्स के पास भी मैग्नेटिज्म है तो उसका रूट काज क्या है, उसका रूट काज होता है दिस ऑर्बिटिंग इलेक्ट्रॉन। अब ये जो इलेक्ट्रॉन होता है ना, इस इलेक्ट्रॉन को आगे हम देखते हैं। ये हमारे सिलेबस में बस इतना ही है कि हमें इलेक्ट्रॉन मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट निकालनी है, किसकी, इलेक्ट्रॉन की, यानी ऑर्बिटिंग इलेक्ट्रॉन की। अब जो ये मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट हमने यहां पे कैलकुलेट कर दी, वो वाली कैलकुलेट कर दी जो इलेक्ट्रॉन के पास या इलेक्ट्रॉन के साथ एसोसिएट थी, जब वो क्या करता था, मूव करता था इन एन ऑर्बिट। और इसीलिए हम इस मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट को दूसरा नाम भी देते हैं ऑर्बिटल मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, क्योंकि ये वाली हमने कैलकुलेट कर दी जब वो ऑर्बिट में घूमता था। अगर वो ऑर्बिट में हमने कैलकुलेट, क्या इलेक्ट्रॉन के पास कोई और मोशन होती है, आंसर है हाँ होती है। और वो मोशन क्या होती है, जिस तरह हम अर्थ में देखते हैं कि अर्थ के पास दो मोशन होती है। एक मोशन होती है कि वो अपना चक्कर लगाती है किसके अराउंड, सन के अराउंड। तो दूसरा होता है ना कि अर्थ अपने एक्सिस पे भी क्या करती है, रोटेट करती है। अब अगर वो एक्सिस पे रोटेट करती तो हम कहते हैं ना अर्थ क्या करती है, स्पिन करती है। इसी तरह जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन के पास भी ऐसे ही दो मोशंस होते हैं। एक मोशन इसके पास होती है, ये ऑर्बिट में घूमता है। अगर ये ऑर्बिट में घूमता है तो हम कहेंगे ना कि इसके पास एक मोमेंट होगी। जब ये ऑर्बिट में घूमता है दैट इज ऑर्बिटल मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। तो ये जो हमने कैलकुलेट कर दिया, दिस इज ऑर्बिटल मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। इसको आप यहां पे लिख सकते हैं, MO भी आप इसको लिख सकते हैं, ऑर्बिटल मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। और इसके बाद जो ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन अपनी जगह पे भी क्या करता है, स्पिन करता है। यानी जिस तरह आप केमिस्ट्री में देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन क्या करता है, स्पिन करता है। तो अगर ये स्पिन करता है, स्पिन की वजह से
यानी अगर इलेक्ट्रॉन यहां पे ये ऐसे स्पिन करता है, तो अगर ये स्पिन करता है, क्या इसके पास मोशन नहीं है? आंसर है हाँ, इसके पास मोशन है। तो मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या कॉन्स्टिट्यूट करेगा? करंट करेगा। तो अगर करंट कॉन्स्टिट्यूट वो करेगा, तो इसका मतलब है ना कि और एक मैग्नेटिक मोमेंट यहां पे होती है, और वो मैग्नेटिक मोमेंट क्या होती है? सुपिन मैग्नेटिक मोमेंट। और सुपिन मैग्नेटिक मोमेंट हमारे सिलेबस में नहीं है। तो मगर आप याद रखेंगे कि अगर इलेक्ट्रॉन के पास ऑर्बिटल मोशन नहीं है, क्या उसके पास मैग्नेटिज्म होगा या मैग्नेटिक मोमेंट होगी? आंसर है हाँ होगी। कौन सी होगी? तो आंसर है वहां पे कौन सी मैग्नेटिक मोमेंट उसके पास होगी? उसके पास सुपिन मैग्नेटिक मोमेंट होगी। समझ में आ रहा है? तो ऑर्बिटल होगी या ना हो, ऑर्बिटल हो या ना हो, यानी अगर इलेक्ट्रॉन रेस्ट में भी होता है तब भी उसके पास क्या होती है? सुपिन होता है। तो जब उसके पास सुपिन होता है, तो इसका मतलब है कि उसके पास क्या होता है? उसके पास मैग्नेटिक मोमेंट होती है। और वो वाली मैग्नेटिक मोमेंट किसकी वजह से होती है? सुपिन की वजह से होती है। तो अगर हम टोटल मैग्नेटिक मोमेंट इलेक्ट्रॉन के पास लिखेंगे, तो इलेक्ट्रॉन के पास एक नहीं होती है, बल्कि कितनी होती है? दो होती है। एक होती है बाय द ऑर्बिट और दूसरी होती है बाय द सुपिन। मगर बाय द सुपिन हमारे सिलेबस में नहीं है। तो अगर आप वहां पे अगर हम देखेंगे, अगर आप कहीं पे अगर एनसीईआरटी या कोई और अगर आपके पास बुक होगी, अगर आप वहां पे देखेंगे, तो यहां पे आता है m इज इक्वल टू, यहां पे अगर हम देखेंगे m इज इक्वल टू हाफ ऑफ ई एम ई इंटू एन एच अपॉन 2 पाई किसके बराबर है? l के बराबर। ये वाली टर्म कांस्टेंट, तो यहां पे l है। तो कांस्टेंट m इज इक्वल टू कांस्टेंट इंटू l। कांस्टेंट और इक्वालिटी मिलकर क्या बनाएंगे? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू l, मींस मोर मैग्नेटिक, मोर एंगुलर मोमेंटम, मोर विल बी मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। वहां पे आ जाएगा ऐसे ही m इज इक्वल टू, यहां पे एक कांस्टेंट आ जाएगा और उसके बाद आ जाएगा s। s क्या है? सुपिन। यानी मोर सुपिन, मोर इज द सुपिन मैग्नेटिक मोमेंट। समझ में आ रहा है? यानी अगर इलेक्ट्रॉन के पास सुपिन ज्यादा होगा, तो जब सुपिन ज्यादा होगा, उसके पास सुपिन मैग्नेटिक मोमेंट भी क्या होगी? ज्यादा। अगर इलेक्ट्रॉन के पास मोशन ज्यादा है, यानी वो जल्दी जल्दी मूव करता है, मोमेंटम ज्यादा है, मोमेंटम अब वो सर्कल में मूव करता है, तो एंगुलर मोमेंटम है। अगर उसके पास एंगुलर मोमेंटम ज्यादा है, तो उसके पास मैग्नेटिक मोमेंट भी क्या होगी? ज्यादा होगी। अब हम यहां पे देखते हैं, एक काज हमने देखा कि जो रूट काज ऑफ मैग्नेटिज्म है वो क्या है? एक तो ऑर्बिटिंग इलेक्ट्रॉन है। अगर ऑर्बिटिंग इलेक्ट्रॉन ना हो, अगर इलेक्ट्रॉन रुका हुआ भी है, तब भी हम मटेरियल्स में मैग्नेटिज्म देखते हैं। तो अगर वो मैग्नेटिज्म हम देखते हैं ना, क्यों मैग्नेटिज्म हम वहां पे देखते हैं? तो उसका आंसर है कि हम सुपिन की वजह से मैग्नेटिज्म देखते हैं। समझ में आ रहा है? इसीलिए हम कहते हैं कि ऑर्बिटल से ज्यादा जो रूट काज ऑफ मैग्नेटिज्म है ना, वो है सुपिन मैग्नेटिज्म मूवमेंट। एंड नंबर सेकंड इज द चार्ज, इज बाय द चार्ज, इज बाय द चार्ज। तो जब चार्ज भी होगा, सुपिन भी होगा, तो हम इन्हीं दो चीजों को मानते हैं कि दीज आर द रूट काज ऑफ मैग्नेटिज्म। समझ में आ रहा है? तो अगर हम कहीं पे भी मैग्नेटिज्म अगर हम देखेंगे, तो अगर हम उसके लोअर लेवल पे जाएंगे, तो अगर आपसे कोई पूछेगा कि लोअर लेवल में अगर हम कहेंगे कि हमारे पास रूट काज क्या है मैग्नेटिज्म का, तो आपका आंसर होना चाहिए द इलेक्ट्रॉन। तो अब इलेक्ट्रॉन में भी कौन सा है? ऑर्बिटिंग। अगर वो ऑर्बिट में मूव करता है, तो ऑर्बिट में है। और अगर वो ऑर्बिट में ना मूव करे, तब भी हम एक मूवमेंट उसके साथ देखते हैं। तो जो हमेशा हमको देखने को मिलती है, और वो वाली मूवमेंट कौन सी होती है? सुपिन मैग्नेटिक मूवमेंट। अब इलेक्ट्रॉन सुपिन करता है या नहीं करता है, तो विद रेस्पेक्ट टू व्हाट ये सुपिन करता है, तो वो हमारा टॉपिक नहीं है। समझ में आ रहा है? तो दैट इज बियॉन्ड द स्कोप ऑफ योर सिलेबस।